हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैश एनालिसिस की। तो देखिए, मैश एनालिसिस क्या होता है और उसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसे हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए हमने कहा ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसको सॉल्व, ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब मान लीजिए हमने कहा कि भाई ब्रांच R3 वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है वो निकालिए। तो इसको तो आप ये कहेंगे कि सर हम इसको तो KCL या KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, करेक्ट, ये सही है कि इसको आप KCL या KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये KCL और KVL से सॉल्व करना तभी तक इजी रहता है जब तक सर्किट आपका सिंपल हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। अब मान लीजिए कि इसी सर्किट को हमने चेंजेस किया, ठीक है, और मान लीजिए सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, एक बैटरी यहां पे और लगी हुई है, ठीक, इस तरह, ये से V2 वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज। फिर हमने कहा बीच में ये एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, इस तरह से R4, ये R5। यानी इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप KCL या KVL से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा कि नहीं? सॉल्व बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस, ठीक। अगर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आप KVL और KCL अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा कि नहीं? तो उसका आंसर है कि सॉल्व तो होगा, लेकिन वो इतना प्रोसेस इतना कमरसम हो जाएगा, इतना लेबोरियस हो जाएगा और इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि वो वर्थलेस हो जाएगा। तो इसको, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स के लिए वी यूज मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, ठीक है ना। टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क वी यूज मैश एनालिसिस, जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, और सेकेंड है नोडल एनालिसिस, जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नोडल एनालिसिस, ठीक। मैश एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ध्यान रखिएगा। नोडल एनालिसिस किस पे काम करता है? किरचॉफ करंट लॉ पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, उसके क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज करते हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। वो आप चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहे तो उनको रिफर कर सकते हैं, ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस की जहां तक बात होती है तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज मैश। अच्छा, जब मैंने ये शुरू किया था आपका डीसी सर्किट वाला यूनिट, तो उसमें मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। उसको अगर आप देख लेंगे, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को, उसमें आप सुन लेंगे तो जितनी भी चीजें हम टर्म यूज करते हैं, नोड, ब्रांच, मैश, क्लोज्ड पाथ, ये सारी चीजें मैंने उसमें क्लियरली डिफाइन की हुई है। आज मैं फिर इसको बता देता हूं कि मैश एनालिसिस में क्या करते हैं, हम इसको मैश को एनालाइज करते हैं। अब बात आती है कि मैश क्या होता है, व्हाट इज मैश, ठीक। तो मैश को, अच्छा, मैश को आप, तो मैश एनालिसिस से फायदा ये होता है आपका कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी है वो आपका इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है व्हाट इज मैश। तो मैश क्या होता है कि मैश ऐसा क्लोज पाथ है, मैश इज ए क्लोज पाथ विच does not include any other closed path in it। कोई एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ ना हो, उसको हम मैश कहते हैं। जैसे अगर इसी नेटवर्क की हम लोग बात करें, मान लीजिए हमने इसको पॉइंट किया A, B, सपोज कीजिए ये हो गया आपका C, D और E, F और ये भी है, ठीक। अब हमने कहा कि मान लीजिए इसमें कोई क्लोज पाथ लिया हमने, A, B, C, D, A,
अब अगर हम इसको ए बी सी डी ए, देखिए ये क्लोज पाथ हम ले रहे हैं, ये इसके अंदर ये मेश है कि नहीं? ये मेश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्लोज पाथ के अंदर भी देखिए ये भी एक क्लोज पाथ है, ठीक, ये भी एक क्लोज पाथ है, ये भी एक क्लोज पाथ है, तो आप इसको मेश नहीं कह सकते, ठीक। तो मेश का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ ना हो। अगर ऐसा है तो फिर वो लूप कहलाएगा, वो मेश नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यानी ए बी सी डी ए, इस सर्किट में आप इसको लूप बोल सकते हैं, क्योंकि एक लूप में कई मेश हो सकते हैं, लेकिन किसी मेश के अंदर दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया मेश की डेफिनेशन। अब आप आ जाइए कि मेश की एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेश एनालिसिस मेथड में हम क्या करते हैं और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सर्किटरी लीजिए, सपोज कीजिए, पहले आपको एक बेसिक सर्किट लेता हूं ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो मेरी पीछे की मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है साइन कन्वेंशन की, सर्किट की, अगर आप जो भी वीडियोस पढ़ी है इलेक्ट्रिकल की, वो आप अगर 1 by 1 सीरियल से अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पूरी इलेक्ट्रिकल आप पढ़ते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बीच में कोई एक वीडियो आपने छोड़ दी है और उसी में हमने साइन कन्वेंशन बता दिया है, कोई वीडियो हमने छोड़ दी है उसी में हमने नेटवर्क टर्मिनोलॉजी बता दी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब मान लीजिए कि कोई एक आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना लीजिए, सपोज कीजिए ये है V1, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। यहां पे एक और बैटरी सोर्स V2, क्लियर। दिस इज R1, R2, R3। ये है हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इसकी ब्रांचों में जो करंट फ्लो कर रही है वो हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने कहा कि से कोई भी अगर आप करंट इसमें आप फ्लो कराएंगे तो आप इसको पहले सारे नोड्स को आप नाम दें। मान लीजिए ये है आपका A, B, ठीक है, ये हो गया C, और ये नोड, ये नोड, ये नोड, तीनों के इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो तीनों को आप चाहे इकट्ठे आप लिख सकते हैं यहाँ पे D, ठीक है। इनको अलग अगर आप अलग अलग मेंशन करेंगे कि ये D हो गया, E हो गया, F हो गया, तो कोई यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो ये तीनों नोड एक तरह से एक कर दीजिए आप, अननेसेसरी क्या फायदा। ये हो गया। अब हमने क्या कहा कि इन ब्रांचों में जो करंट बह रही है, मान लीजिए हमने करंट कहा कि साहब इसमें IA बह रही है, इसमें IB बह रही है, और इसमें IC बह रही है, ठीक है। तीनों करंट जो है हमने B पॉइंट से आउटवर्ड ले लिया, और हमको क्या करना है, IA, IB, IC की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मेश एनालिसिस। We have to find out the value of IA, IB, IC using mesh analysis। अब देखिए क्या करेंगे। मेन चीज यहां से शुरू होती है। आप ये एक मेश है ABD, एक मेश है ना, इसके अंदर तो कोई क्लोज पाथ नहीं है। हमने क्या किया, इसमें हम एक मेश करंट मान लेंगे। अब पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं मेश करंट क्या होती है। मेश करंट, ठीक, मेश करंट क्या होती है, इट इज ए हाइपोथेटिकल करंट। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई एक्चुअल करंट नहीं फ्लो करती है। दिस इज ए हाइपोथेटिकल करंट, ठीक है, दैट इज अज्यूम टू फ्लो विद इन द पेरीमीटर ऑफ दैट मेश, ठीक है। यानी ये एक हाइपोथेटिकल करंट होती है जो हम ये मानते हैं कि इसके पेरीमीटर के एक और अलोंग बह रही है, ठीक।
पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि देखिए जो चीज यहां ध्यान रखने की है, आपको करंट माननी है पैरामीटर के ऐसे और ऐसे। अब जो चीज मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको पॉइंट आउट कर चुका हूं कि करंट या तो क्लॉकवाइज ही मानिएगा सारी, या तो एंटी क्लॉकवाइज ही मानिएगा सारी। ऐसा नहीं कि एक मेश में आपने क्लॉकवाइज मान लिया और दूसरे में आपने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इट विल डिस्टर्ब ऑल द बेसिक प्रिंसिपल। तो हमने कहा कि इस मेश में करंट I1 फ्लो कर रही है, दिस इज मेश करंट, एंड इसमें फ्लो कर रही है I2। ठीक, मेश करंट फ्लो कर रही है I1 एंड I2 फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अब उसके बाद जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ केवीएल केसीएल वाली वीडियो में, सबसे पहले आप पोलैरिटी मार्क कर लीजिए सारी चीजों की। तो वोल्टेज की मार्क है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट की डायरेक्शन ली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस पे आपको पोलैरिटी मार्क करनी है। कैसे मार्क करेंगे? R1 में करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है? इधर से इधर, मतलब इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो हमने मार्क किया ये प्लस ये माइनस। ठीक, ऐसे यहां पे ये प्लस ये माइनस, यहां पे ये प्लस ये माइनस। बस क्लियर है। अब आप क्या कीजिए, आप केवीएल लगाइए इस वाले मेश में। हमने कहा अप्लाई केवीएल इन मेश, किसमें? ABDA। ठीक, आप शुरू कीजिए। हमने केवल एक चीज ध्यान रखने को कहा है केवीएल लगाते टाइम, क्या कि भाई वोल्टेज ड्रॉप को हम निगेटिव लेंगे। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लेंगे। वही केवल एक लाइन पे आपके पूरी इलेक्ट्रिकल का प्रिंसिपल बेस्ड है। तो हमने कहा वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लेना। अब हम मान लीजिए यू मूव कर रहा है, इधर माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज राइज है, इसको हम लिखेंगे V1। इधर चलेंगे, हम चल रहे हैं इधर, और इधर से इधर क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे, और आईए की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो हम इसको I1 R1 लिखेंगे या IA RA लिखेंगे, ये बताइए। ठीक है, इसके अंदर हम पहले इसमें देखिए IA IB से मतलब नहीं है, अभी हम मैश करंट की इस टर्म में लिखना है सब कुछ। तो आप क्या लिखेंगे, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है। तो हम लिखेंगे प्लस का I1 R1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस का I1 R1। उसके बाद अच्छा करंट आप यू फ्लो करा रहे हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि करंट यू फ्लो कर रही है तो ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा V1 माइनस I1 R1। फिर आप यहां पे आएंगे R2 में, तो R2 में I1 और I2 ऐसे जा रही है, तो प्लस का आप लिख सकते हैं R2 कॉमन ले लेंगे तो I1 माइनस I2, और फिर इधर आ गए इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक, अब दूसरे उसके लिए लीजिए मैश BC, मान लीजिए DB, BCDB। ठीक, कहीं से शुरू कीजिए, मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया I2, तो I2 R3, और ये चूंकि प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप हो रहा है यानी माइनस, और इधर भी ड्रॉप हो रहा है माइनस V2, और फिर इधर आइए, यहां पे क्या होगा
I2 माइनस इधर से I1 आ रही है और I2 जा रही है, माइनस का R2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप दो इक्वेशन बनाएंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी और I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी तो IA IB IC निकल आएगा। भाई IA क्या है, IA तो I1 ही है, ठीक, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो एक तरह से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि साहब IA क्या है हमारा, माइनस I1 है, ठीक, IC और I2 की डायरेक्शन एक है तो IC क्या है, I2 है, ठीक। यहां पे क्या है, IB बराबर क्या है, I1 माइनस I2। तो अगर ये दोनों वैल्यू आ जाएगी आपकी I1 और I2 की, तो इससे आपका IA IC और IB निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी मेश को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसकी अभी देखिए एक बार में हो सकता है कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। अब सेकंड उस पर आप आ जाइए, मान लीजिए दूसरा हम सर्किट लेते हैं, ठीक है। फिर इसको बारीकी, हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए और कहीं कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, क्या है कॉन्सेप्ट, कि वोल्टेज ड्रॉप को हम निगेटिव लेंगे, बस इतना याद रखना है। वोल्टेज ड्रॉप को, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलिए अब एक और क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए हमने कहा कि एक और सर्किट है हमारा, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहां पे ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, फिर एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इस तरह, ठीक है। उसके बाद इस तरह, ठीक, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए और एक वोल्टेज सोर्स और 3 वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है। और सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, इनकी मार्किंग कर दीजिए। मान लीजिए ये हो गया आपका प्लस माइनस E1, ये हो गया प्लस माइनस E2, ये हो गया प्लस माइनस E3, ठीक। अब R1 R2 ये सब मार्किंग कर दीजिए। ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5 R4 R5 और R6, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको चाहे तो आप ABCD करिए, चाहे आपको क्लियर दिख रहा है, एक मैश ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया इस मैश में करंट फ्लो कर रही है I1, इसमें फ्लो कर रही है, देखिए हम सब क्लॉकवाइज ले रहे हैं, I2, और इसमें फ्लो कर रही है I3। ये करंट्स ले लिए हमने। अब इसको मान लीजिए, ये हमने इसको समझाने के लिए आपको लिखा, ये मैश 1 है, ये मैश 2 है और ये मैश 3 है। तो हमने कहा कि अप्लाई KVL किसमें, इन मैश 1, लगाइए KVL। इधर से मान लीजिए स्टार्ट किया, -2 प्लस, वोल्टेज राइज कर रहा है E1, चलिए करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और करंट हमेशा हाई, इसकी पोलैरिटी मार्क कर लीजिए हिसाब से, तो ठीक। तो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे माइनस का I1 R1, ठीक है, क्योंकि करंट भाई हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेगी। फिर R3 पे आ जाइए, तो R3 पे क्या होगा कि देखिए R3 पे I1 करंट ऐसे आ रही है और I3 ऐसे जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे कि R3 को फिर आप लिखेंगे, और अगर हम I1 के रेफरेंस में लिख रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है तो हम लिखेंगे माइनस का R3
I1 माइनस I3। ध्यान रखिएगा, चूंकि इसको रेफरेंस लेके अभी हम चल रहे हैं तो करंट हम ये ले रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो हमने निगेटिव लिया और नेट करंट इसमें कितनी हुई, I1 ये आ रही है और I3 ये जा रही है, ये और ये, तो इसलिए हमने I1 माइनस I3 किया। फिर यही चीज R2 में आ जाइए, R2 में करेंगे तो फिर यही होगा, ड्रॉप हो रहा है तो माइनस का R2 I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, फिर आगे चले इधर 0। एक इक्वेशन इसको आप चाहे तो ओपन कर ले, ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R3 प्लस I3 R3 माइनस I1 R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। इसको चूंकि आगे हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसको चाहे तो आप कायदे से, जैसे मैट्रिक्स AX इक्वल टू B फॉर्म पढ़ा होगा आप लोगों ने 10+2B मैथमेटिक्स में, या आप बीटेक फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कायदे से कि E1 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके उधर ले गए तो आप इसको एक तरह से आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 I1, ठीक है, माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू E1। ये आया आपका कायदे से पहली इक्वेशन, ये फॉर्म में लिखिए आप। क्लियर। अब नेक्स्ट ऐसे कीजिए, अप्लाई KVL इन मेश 2। मेश 2 है आपका ये, फिर उसी तरह शुरू कीजिए, तो हो गया आपका E2, ठीक, फिर माइनस का R2 हो गया, और I2 को हम रेफरेंस इस मेश में घूम रहे हैं तो I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, फिर इधर आए माइनस R5 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू, सॉरी R4 रह गया, माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जो कॉमन एलिमेंट है, जब I2 को रेफरेंस आप इस मैश में घूम रहे हैं तो यहां पे जो करंट होगी I2 माइनस I1 होगी। अगर इसमें घूम रहे थे आप तो I1 माइनस I2 थी। ये चीज ध्यान रखने वाली है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसको आप ओपन करके इसी तरह सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस R2 I1 माइनस R2 I1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R5 I2 माइनस R5 I3 इज इक्वल टू E2। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर, ये दो इक्वेशन हो गई। अब ऐसे ही मैश 3 में आप KVL लगा दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही आप करेंगे, अप्लाई KVL इन मैश 3, अप्लाई KVL इन मैश 3 सॉरी, कहीं से भी आप लिखना शुरू कीजिए। मान लीजिए हमने इधर से शुरू किया, राइज हो रहा है, हमने लिखा E3, इधर चले यहां आ गए, ठीक, माइनस का R5 और यहां पे I3 माइनस I2, I3 माइनस I2, फिर आगे चले इधर माइनस का R3, I3 माइनस I1, और फिर इधर चले माइनस का I3 इंटू R6 इज इक्वल टू 0। ये पूरा लूप हम, सॉरी पूरा मेश हम टहल लिए। फिर इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख लेंगे, तो तीसरी इक्वेशन आपकी आ जाएगी माइनस का R3 I1 माइनस R5 I2 और प्लस का R3 प्लस R5 प्लस R6, ठीक है, और
I3 इज इक्वल टू E3, ये हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। तो अब इस तीन इक्वेशन को आप चाहे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लीजिए, मैट्रिक्स मेथड से ही आसानी पड़ेगी। तो जब आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे जब तीनों को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये रेजिस्टेंस की मैट्रिक्स आ गई, आई की मैट्रिक्स आ गई, इक्वल टू यहाँ पे वोल्टेज की, ठीक। और फिर इनको आप सॉल्व करके तीनों करंट I1, I2, I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मेन है, देखिए ये जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं मैश में, तो ये जो चीजें मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, जो साइन कन्वेंशन है केवल कि कब माइनस प्लस, वो गलती नहीं करनी है। आपको केवल दो चीज ध्यान रखनी है। एक, किसी भी क्लोज पाथ में या किसी भी मैश में जो हम करंट लेंगे वो एक ही डायरेक्शन, अगर आप एक करंट क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरी भी क्लॉकवाइज लीजिए, तीसरी भी क्लॉकवाइज लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम निगेटिव ले रहे हैं तो सब जगह वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव ही लेना है। और ये ध्यान रखना है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक। तो यही सिस्टम होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के मैश एनालिसिस का। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो आपको कोई भी ये इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सेट ऑफ रूल्स बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैश एनालिसिस के स्टेप्स बता दूंगा आपको। आप केवल वही स्टेप फॉलो कीजिएगा, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसके आगे अभी मैं मैश के स्टेप्स बताऊंगा और फिर कुछ पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है मेरी वीडियो के, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी इससे बेनिफिटेड हो। थैंक यू।